अपने इस मध्य भारत प्रांत के सम्मानीय अध्यक्ष श्री मोहन जी गुप्ता जी, सम्मानीय इस प्रांत के सचिव डॉक्टर शिरोमणि जी दुबे जी और इस केदारधाम विद्यालय समिति के सम्मानीय उपाध्यक्ष श्री रामनिवास जी, मेरे सामने विराजित सभी सम्मानीय स्नेहीजन, बंधु भगिनी, भाइयों बहनों, भैया बहन, आचार्य परिवार, सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक अद्भुत कार्यक्रम विद्या भारती परिचय, इस नाते से हम सब आमंत्रित हैं और कई बहुत कम समय में ही हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से और विद्या भारती को समझाया। वो चाहे सरस्वती वंदना प्रस्तुत हुई हो आपके सामने, सांस्कृतिक कार्यक्रम की दृष्टि से हमारे छात्राओं ने, बहनों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया आपके सामने, और सम्मानीय हमारे प्रांत के सचिव श्री दुबे जी ने बड़े भावपूर्ण तरीके से आपके सामने प्रस्तावना प्रस्तुत की है। उससे भी आप काफ़ी कुछ समझे होंगे विद्या भारती को, और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से और एक बहुत संक्षिप्त में और संपूर्ण विद्या भारती के हमने सब दर्शन किए। विद्या भारती परिचय ये कार्यक्रम है, उस दृष्टि से मुझे भी कहा गया कि भाई आप भी कुछ इस विषय में कहें। और जब विद्या भारती की हम जब बात करते हैं तो स्वाभाविक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान, अशासकीय जिसको हम कहें, जो समाज के सहयोग से चलता है। आप जैसे सभी समाजजन, उनका समय से लेके, धन से लेके सब प्रकार का सहयोग, उस सहयोग से हम ऐसा कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा अशासकीय शिक्षा संगठन यदि कोई है तो विद्या भारती है। और इसलिए जब इसके व्याप की हम बात करेंगे कि कितना बड़ा संगठन है, तो आंकड़े के हिसाब से जब विचार करेंगे तो संपूर्ण भारत के अंदर लगभग 21,000 विद्यालय संचालित होते हैं और 1.5 लाख से ऊपर शिक्षक परिवार, आचार्य दीदी इस अध्ययन अध्यापन में लगे हैं। लगभग 35 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित होते हैं। लगभग 60 महाविद्यालय भी संचालित होते हैं और सुदूर हम ऐसा कहें कि संपूर्ण भारतवर्ष हम जहां दृष्टि दौड़ाएं, चाहे लेह लद्दाख हो, उत्तराखंड का बद्रीनाथ के आगे आखिरी गांव हो, वहाँ भी विद्यालय है, लेह लद्दाख में भी विद्यालय है, जम्मू कश्मीर में भी विद्यालय है। तो पश्चिम में हम जाएंगे तो कच्छ और काठियावाड़ से लेकर और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 राज्य जो है, और जिसकी हम कई बार चर्चा सुनते हैं, तमांग करके स्थान है जो एकदम चीन के बॉर्डर से लगा हुआ है। उस तमांग में भी सरस्वती शिशु मंदिर चलता है। ऐसा अद्भुत प्रसार है। और इसलिए उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और कोने कोने तक जो है ये सरस्वती शिशु मंदिर का एक बड़ा व्याप जो है, विस्तृत व्याप जो है, वो शिक्षा के मंदिर के नाते से खड़ा हुआ है। तो अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह में भी सरस्वती शिशु मंदिर का विस्तार है और नगरीय ग्रामीण में ही नहीं तो सुदूर हमारा जनजाति समाज जहां पर निवास करता है, वहां पर भी एकल विद्यालय के माध्यम से और विद्या भारती का कार्य पहुंचा हुआ है। जिनको हम अनुसूचित जाति समाज कहते हैं, ऐसी जो बस्तियां हैं, जो वंचित समाज जहां पर रहता है, जिन बस्तियों में ऐसी शहरों की बस्तियां हैं, वहां संस्कार केंद्र के माध्यम से और विद्या भारती अपना काम करती है। लगभग 700 बस्तियों में जो है, और वो काम हमारा सेवा संस्कार केंद्र के माध्यम से चलता है। और इस संपूर्ण देश के व्याप में भी मध्य प्रदेश का एक अपना स्थान है।
क्योंकि जब मध्य प्रदेश के हिसाब से बात करते हैं तो उन 21,000 विद्यालयों में लगभग 3,500 विद्यालय मध्य प्रदेश में चलते हैं। और इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर का एक मध्य प्रदेश में एक बड़ा कैडर है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश हम सब जानते हैं कि जनजाति समाज के काफी जिले हैं। तो जनजाति समाज के जो जिले हैं जहाँ सुदूर जनजाति समाज रहता है, वहां पर लगभग 1,500 गांवों तक एकल विद्यालय मध्य प्रदेश में संचालित है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सेवा बस्तियों में संस्कार केंद्र संचालित है। यानी कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी हम जब देखते हैं तो एक बड़ा तंत्र जो है, एक स्वदेशी शिक्षा का तंत्र जो है, और वो विद्या भारती का हमको खड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। और इसलिए ये विद्या भारती एक प्रकार से शैक्षिक संगठन है। हम सब जानते हैं, अभी जो भूमिका बताई है कि 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में देश गणतंत्र बना और 1952 में पहला शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ। हम सब जानते हैं कि आजादी से पहले लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति चलती थी, जब हम लॉर्ड मैकाले को याद करते हैं तो 1835 का जमाना याद आता है। प्रोफेसर धर्मपाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो लॉर्ड मैकाले ने सर्वे 1835 में करवाया था, उसके अनुसार ये देश पूर्ण साक्षर हुआ करता था 1835 में। गांव-गांव में विद्यालय चलते थे समाज के सहयोग से। और इसलिए 1835 का जब सर्वे सामने आया और अंग्रेजों को लगा कि इस देश को लंबे समय तक यदि गुलाम बनाना तो इस देश की शिक्षा नीति को समाप्त करना पड़ेगा, इस देश को निरक्षर करना पड़ेगा। और इसलिए एक सर्कुलर के माध्यम से सारे जो गांव-गांव में चलने वाले गुरुकुल प्रकार के विद्यालय थे वो सब बंद कर दिए गए और गवर्नमेंट विद्यालयों का प्रारंभ कलकत्ता से हुआ। और इसलिए आजादी के आंदोलन में भी शिक्षा के बारे में हमारे जितने महापुरुष थे सबने विचार किया। महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की। उनको पता था कि शिक्षा के बिना और समाज को राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए चाहे साबरमती का आश्रम हो, एक गुरुकुल के रूप में विकसित हुआ, या काशी का विद्यापीठ हो, पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन हो, लोकमान्य तिलक के माध्यम से महाराष्ट्र में राष्ट्रीय विद्यालय कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय विद्यालयों की श्रृंखला स्थापित करने की आवश्यकता लगती है। क्योंकि इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान इसी बात से हुआ है कि देश में राष्ट्रीय भाव नहीं था और इसलिए अंग्रेज सहजता से इस देश को गुलाम बनाते चले गए। इसलिए राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत ऐसे जन सामान्य को हमको स्थापित करना पड़ेगा इस देश के अंदर। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे कार्यकर्ता इस ध्येय को लेकर चल रहे थे। अपने भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत की धरती के अनुरूप जो है एक शिक्षा का प्रकल्प प्रारंभ होना चाहिए, हमारी संस्कृति के जो अनुरूप हो, संवाहक हो। इस प्रकार से सारा चिंतन मनन करने के पश्चात जैसा कि बताया कि 1952 में 1952 में गोरखपुर के अंदर एक छोटे से किराए के